भारतीय कृषि के इतिहास में पिछले कुछ वर्षों में जो सबसे बड़ा असमंजस और बहस का विषय रहा है वह है पारंपरिक दानेदार यूरिया और नए जमाने के नैनो तरल यूरिया के बीच का चुनाव। किसान दशकों से जिस 45 या 50 किलो की सफेद खाद की बोरी पर निर्भर थे, आज उन्हें बताया जा रहा है कि वही काम एक 500 मिलीलीटर की छोटी बोतल कर सकती है। यह बदलाव केवल खेती के तरीके का नहीं बल्कि किसान की मानसिकता का भी है। बाजार में परस्पर विरोधी सूचनाओं का अंबार लगा है। एक तरफ सरकार और सहकारी संस्थाएं नैनो यूरिया को बढ़ावा दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान जमीन स्तर पर यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या वे अपनी भरोसेमंद बोरी वाली खाद को पूरी तरह छोड़ दें। अगर वे ऐसा करते हैं और उत्पादन गिर जाता है तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इस महत्वपूर्ण विषय पर सतह पर तैरती जानकारी पर्याप्त नहीं है। हमें फसल के पोषण विज्ञान की गहराई में उतरना होगा और एक निष्पक्ष वैज्ञानिक विश्लेषण करना होगा कि इन दोनों उर्वरकों की कार्यप्रणाली में क्या अंतर है, उनकी सीमाएं क्या हैं और एक किसान के लिए सबसे लाभदायक और टिकाऊ रास्ता क्या है। यह विश्लेषण किसी उत्पाद का प्रचार नहीं बल्कि खेत की मिट्टी और फसल की सेहत को केंद्र में रखकर किया गया एक तकनीकी मूल्यांकन है। सबसे पहले हमें अपने पुराने और सबसे प्रचलित साथी पारंपरिक दानेदार यूरिया के विज्ञान को गहराई से समझना होगा। दशकों से यूरिया भारतीय खेतों में नाइट्रोजन का प्राथमिक स्रोत रहा है। जब एक किसान बाजार से यूरिया की बोरी खरीदता है तो तकनीकी रूप से वह 46% नाइट्रोजन खरीद रहा होता है। इसका अर्थ है कि 45 किलोग्राम की एक बोरी में लगभग 20.7 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन तत्व मौजूद होता है। यह एक बहुत बड़ी मात्रा है और यही कारण है कि किसान इसे पसंद करते हैं। जब इस दानेदार यूरिया को खेत में बिखेरा जाता है तो यह तुरंत काम करना शुरू नहीं करता। मिट्टी में मौजूद नमी और यूरियस नामक एंजाइम के संपर्क में आने पर यह पहले अमोनियम और फिर नाइट्रेट रूप में परिवर्तित होता है। पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से नाइट्रोजन को मुख्य रूप से इसी नाइट्रेट रूप में ग्रहण करते हैं। यह प्रक्रिया समय लेती है और इसी दौरान दानेदार यूरिया की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। वैज्ञानिक शोध और कृषि विश्वविद्यालयों के आंकड़े यह सिद्ध करते हैं कि पारंपरिक दानेदार यूरिया की उपयोग दक्षता यानी नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी केवल 30 से 40% के बीच होती है। सरल शब्दों में कहें तो यदि खेत में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन डाली जाती है तो फसल उसका केवल 30 से 40 किलोग्राम हिस्सा ही उपयोग कर पाती है। शेष 60 से 70% नाइट्रोजन बर्बाद हो जाती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। यह बर्बादी मुख्य रूप से 3 तरीकों से होती है। पहला, लीचिंग, जहां नाइट्रोजन पानी में घुलकर जमीन में इतनी गहराई में चली जाती है कि पौधों की जड़ें वहां तक नहीं पहुंच पाती और यह भूजल को दूषित करती है। दूसरा, वाष्पीकरण, जहां यूरिया अमोनिया गैस में बदलकर हवा में उड़ जाता है। और तीसरा, डीनाइट्रिफिकेशन, जो एक रासायनिक प्रक्रिया है जिससे नाइट्रोजन नष्ट हो जाती है। इसके अतिरिक्त दानेदार यूरिया का लगातार और अत्यधिक प्रयोग मिट्टी के पीएच संतुलन को बिगाड़ता है, मिट्टी में लवणता बढ़ाता है और लंबे समय में जमीन को सख्त व बंजर बनाने की दिशा में ले जाता है। इन सब खामियों के बावजूद दानेदार यूरिया का एक बड़ा लाभ यह है कि यह फसल की बुवाई के समय पौधों को नाइट्रोजन की एक बड़ी खुराक, जिसे बल्क डोज कहा जाता है, बहुत सस्ते में उपलब्ध कराता है। अब हम आधुनिक कृषि विज्ञान के चमत्कार इफ्को नैनो तरल यूरिया की तकनीक और कार्यप्रणाली का विश्लेषण करते हैं। इसे स्वदेशी रूप से विकसित दुनिया का पहला नैनो उर्वरक माना जाता है। यह दानेदार यूरिया से मौलिक रूप से भिन्न है। जहां दानेदार यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, प्रतिशत नाइट्रोजन होती है, वहीं नैनो यूरिया में वजन के हिसाब से केवल 4% नाइट्रोजन होती है। यह बहुत कम लग सकता है, लेकिन यहीं पर नैनो तकनीक का विज्ञान काम करता है। नैनो यूरिया में नाइट्रोजन के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म कर दिया गया है। इन कणों का आकार 20 से 50 नैनोमीटर के बीच होता है। तुलनात्मक रूप से समझने के लिए यह दानेदार यूरिया के एक दाने से लाखों गुना छोटा है। इतना छोटा आकार इन कणों को अद्भुत क्षमताएं प्रदान करता है। नैनो यूरिया और दानेदार यूरिया के बीच सबसे बुनियादी अंतर
उनके काम करने के तरीके में है। दानेदार यूरिया मिट्टी में जाता है और जड़ों के माध्यम से अवशोषित होता है, जबकि नैनो यूरिया का छिड़काव पत्तियों पर किया जाता है। पौधों की पत्तियों की सतह पर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। ये छिद्र गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन के लिए होते हैं। जब नैनो यूरिया का घोल पत्तियों पर छिड़का जाता है तो इसके नैनो आकार के कण इन रंध्रों और अन्य सूक्ष्म रास्तों से सीधे पौधे की प्रणाली में प्रवेश कर जाते हैं। पौधे के अंदर जाने के बाद ये कण फ्लोएम नामक संवहनी ऊतकों के माध्यम से पौधे के उन हिस्सों तक पहुंच जाते हैं जहां नाइट्रोजन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नैनो कण पौधे की कोशिकाओं के रिक्तिकाओं में जमा हो जाते हैं और एक धीमी गति से निकलने वाले भंडार के रूप में कार्य करते हैं। यानी जैसे जैसे पौधे को अपनी वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ये कण धीरे धीरे नाइट्रोजन छोड़ते रहते हैं। कार्य प्रणाली में इस अंतर के कारण नैनो यूरिया की दक्षता दानेदार यूरिया की तुलना में बहुत अधिक है। वैज्ञानिक परीक्षणों में नैनो यूरिया की उपयोग दक्षता 85 से 90% तक पाई गई है। इसका अर्थ है कि छिड़की गई लगभग पूरी नाइट्रोजन पौधे द्वारा उपयोग कर ली जाती है और बर्बादी नगण्य होती है। क्योंकि यह मिट्टी में नहीं जाता, इसलिए लीचिंग या भूजल प्रदूषण का कोई खतरा नहीं होता। क्योंकि यह तुरंत पौधे के अंदर चला जाता है, इसीलिए इसके हवा में उड़ने का भी नुकसान नहीं है। यही कारण है कि बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन होने के बावजूद नैनो यूरिया फसल की वृद्धि अवस्था में बहुत प्रभावी परिणाम देता है। अब उस सबसे महत्वपूर्ण और विवादित प्रश्न का वैज्ञानिक उत्तर तलाशते हैं कि क्या नैनो यूरिया की एक बोतल यूरिया की एक पूरी बोरी का 100% विकल्प है? कृषि विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर है नहीं। नैनो यूरिया दानेदार यूरिया का पूर्ण विकल्प नहीं है, बल्कि यह उसका एक अत्यंत प्रभावी पूरक है। इसे समझने के लिए हमें फसल के जीवन चक्र और उसकी नाइट्रोजन की मांग को समझना होगा। किसी भी फसल, चाहे वह गेहूं हो, धान हो या मक्का, उसे अपने जीवन में 2 अलग अलग चरणों में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पहला चरण बुवाई या रोपाई का समय होता है। इस शुरुआती अवस्था में बीज को अंकुरित होने, अपनी जड़ें जमाने और प्रारंभिक ढांचा खड़ा करने के लिए मिट्टी में भारी मात्रा में नाइट्रोजन की उपलब्धता चाहिए होती है। इसे बेसल डोज कहा जाता है। इस समय पौधे की पत्तियां नहीं होती हैं या बहुत छोटी होती हैं, इसलिए नैनो यूरिया का छिड़काव संभव या प्रभावी नहीं होता। इसके अलावा 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया की बोतल में कुल मिलाकर केवल 20 से 25 ग्राम नाइट्रोजन होती है, जबकि एक बोरी में 20 किलोग्राम से अधिक। फसल की शुरुआती भारी मांग को पूरा करने के लिए नैनो यूरिया की यह मात्रा अपर्याप्त है। इसीलिए वैज्ञानिक अनुशंसा यही है कि बुवाई के समय दी जाने वाली दानेदार यूरिया की पहली मात्रा को कम या बंद नहीं करना चाहिए, वह मिट्टी में ही दी जानी चाहिए। नैनो यूरिया की असली भूमिका फसल के दूसरे चरण में शुरू होती है, जिसे वानस्पतिक वृद्धि या टॉप ड्रेसिंग का चरण कहा जाता है। जब फसल लगभग 30 से 40 दिन की हो जाती है, उसकी जड़ें स्थापित हो चुकी होती हैं और पर्याप्त पत्तियां आ जाती हैं, तब उसे अपनी तीव्र वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। पारंपरिक खेती में किसान इस समय यूरिया की दूसरी या तीसरी बोरी खेत में फेंकते हैं, जिसमें से अधिकांश बर्बाद हो जाती है। यही वह सटीक समय है जब नैनो यूरिया दानेदार यूरिया की जगह ले सकता है। यदि किसान बुवाई के समय दानेदार यूरिया का प्रयोग करें और बाद की टॉप ड्रेसिंग के लिए दानेदार यूरिया की जगह नैनो यूरिया का छिड़काव करें, तो यह सबसे आदर्श और वैज्ञानिक तरीका है। इसे एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन या हाइब्रिड मॉडल कहा जाता है। परीक्षणों से सिद्ध हुआ है कि इस मॉडल को अपनाकर किसान अपने कुल दानेदार यूरिया की खपत को 50% तक कम कर सकते हैं, लेकिन इसे 100% तक समाप्त करना वर्तमान तकनीक के साथ फसल के हित में नहीं है। नैनो यूरिया से अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए इसकी प्रयोग विधि, मात्रा और समय का सही ज्ञान होना अनिवार्य है, अन्यथा परिणाम निराशाजनक हो सकते हैं। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक उच्च तकनीक वाला उत्पाद है जिसे सटीकता की आवश्यकता होती है। इसकी अनुशंसित मात्रा 2 से 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी है।
फसल की अवस्था और प्रकार के आधार पर मात्रा तय की जाती है। यदि एक मानक 15 लीटर के स्प्रे पंप का उपयोग किया जा रहा है तो उसमें 30 मिलीलीटर से 60 मिलीलीटर तक नैनो यूरिया मिलाया जाना चाहिए। आमतौर पर 1 एकड़ भूमि में फसल की अच्छी बढ़वार होने पर 500 मिलीलीटर की एक पूरी बोतल का उपयोग एक बार के छिड़काव में हो जाता है। छिड़काव का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पहला छिड़काव फसल की वानस्पतिक वृद्धि के चरम पर यानी कल्ले फूटते समय या रोपाई के लगभग 30 से 35 दिन बाद किया जाना चाहिए, जब खेत में पर्याप्त हरियाली हो ताकि दवा पत्तियों पर गिरे, जमीन पर नहीं। दूसरा छिड़काव यदि आवश्यक हो तो पहले छिड़काव के लगभग 20 से 25 दिन बाद या फसल में फूल आने की अवस्था से ठीक 1 सप्ताह पहले किया जाना चाहिए। फूल आने के बाद या दाना भरते समय नाइट्रोजन का छिड़काव आमतौर पर नहीं किया जाता, क्योंकि उस समय पौधे को पोटाश की अधिक आवश्यकता होती है। प्रयोग के दौरान कुछ तकनीकी सावधानियां बरतना अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले नैनो यूरिया एक निलंबन यानी सस्पेंशन है, इसलिए उपयोग करने से पहले बोतल को बहुत अच्छी तरह से हिलाना चाहिए ताकि नीचे बैठे नैनो कण पूरे तरल में एक समान रूप से मिल जाएं। दूसरा, घोल बनाने के लिए हमेशा साफ और मीठे पानी का उपयोग करें। खारे या बहुत अधिक कठोर पानी में नैनो कणों की स्थिरता प्रभावित हो सकती है और परिणाम कमजोर हो सकते हैं। चौथा, छिड़काव का समय सुबह ओस सूखने के बाद या शाम के समय रखना चाहिए। तेज धूप या तेज हवा में छिड़काव करने से वाष्पीकरण के कारण नुकसान हो सकता है। और अंतिम बात, नैनो यूरिया को अधिकांश कीटनाशकों या फफूंदनाशकों के साथ मिलाया जा सकता है, लेकिन मिलाने से पहले एक छोटे बर्तन में थोड़ा सा घोल बनाकर जार टेस्ट अवश्य कर लेना चाहिए कि कोई फटाव या रासायनिक प्रतिक्रिया तो नहीं हो रही है। अंत में, यदि हम इस पूरे विश्लेषण का आर्थिक और पर्यावरणीय निष्कर्ष निकालें तो स्थिति स्पष्ट होती है। यदि केवल लागत की बात करें तो एक बोरी यूरिया की सरकारी सब्सिडी वाली कीमत और एक बोतल नैनो यूरिया की कीमत लगभग बराबर है। खेत तक लाने का भाड़ा और छिड़काव की मजदूरी जोड़ने पर भी दोनों का खर्च लगभग समान ही आता है। तो फिर किसान बदलाव क्यों करे? लाभ तत्काल पैसे की बचत में नहीं, बल्कि फसल की गुणवत्ता, पैदावार में वृद्धि और सबसे बढ़कर मिट्टी के स्वास्थ्य में है। दानेदार यूरिया के अंधाधुंध प्रयोग से मिट्टी बंजर हो रही है और पानी जहरीला हो रहा है। नैनो यूरिया का प्रयोग इस पर्यावरणीय आपदा को कम करने का एक सशक्त माध्यम है। जब हम टॉप ड्रेसिंग में नैनो यूरिया का उपयोग करते हैं तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ती है, पत्तियां अधिक गहरी, हरी और चौड़ी होती हैं और तना मजबूत बनता है, जिससे फसल गिरने की समस्या कम होती है। इसके विपरीत दानेदार यूरिया से पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन उनका तना कमजोर रह जाता है। इसीलिए एक जागरूक और प्रगतिशील किसान के लिए सही रास्ता यही है कि वह तकनीक को नकारे नहीं, बल्कि उसका सही तालमेल बिठाए। बुवाई में दानेदार यूरिया का प्रयोग जारी रखें, लेकिन फसल बड़ी होने पर बोरी का मोह त्याग कर नैनो तकनीक को अपनाएं। यह न केवल वर्तमान फसल की पैदावार बढ़ाएगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जमीन की उर्वरता को भी बचाए रखेगा। यह बदलाव रातों रात नहीं होगा, लेकिन सही जानकारी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ यह बदलाव भारतीय कृषि के भविष्य के लिए अनिवार्य है। किसान भाइयों, खेती में सही जानकारी ही सबसे बड़ा मुनाफा है। इस वीडियो में नैनो यूरिया और दानेदार यूरिया के जिस वैज्ञानिक गणित को हमने समझाया है, उसके पीछे हमारी टीम की गहरी रिसर्च और मेहनत है, ताकि आप भ्रम से बचें और अपने खेत के लिए सही फैसला ले सकें। अगर आपको हमारा यह टेक्निकल विश्लेषण पसंद आया है और आपको लगता है कि इससे आपकी खेती के ज्ञान में बढ़ोतरी हुई है, तो वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को सफल बनाएं। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, वहां भी हम काम की जानकारी और पोस्ट डालते रहते हैं। नीचे लिंक है, वहां क्लिक करके आप सीधे पेज पर पहुंच जाएंगे। खेती किसानी के ऐसे ही गंभीर और जरूरी विषयों पर बिना किसी मिलावट के सटीक जानकारी पाते रहने के लिए आपके अपने भरोसेमंद चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने किसान समूहों में शेयर करें, ताकि देश का हर किसान जागरूक हो सके। धन्यवाद।